ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। देखिए, 3 चरण का चुनाव बीत चुका है और चौथे चरण का चुनाव अब नजदीक आ रहा है। दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। दिल्ली में भी चुनावी चर्चा की जो गर्मी है वो साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। देखिए, तपता सूरज है, तेज धूप के बीच लोग सियासत की बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो कि हैदराबाद से निकल कर आई वो पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और वो बात है 15 मिनट वर्सेस 15 सेकेंड की। आपको बता दें कि देखिए, चौथे चरण के चुनाव से पहले ये पूरे के पूरा मुद्दा हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हैदराबाद में माधवी लता जो कि बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में प्रचार करते हुए नवनीत राणा ने जो कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स के गढ़ में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में प्रचार करने पहुंची नवनीत राणा ने ऐसा कुछ कहा जिसकी गूंज हैदराबाद के साथ साथ पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। 12 साल पहले अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को बेस बनाते हुए नवनीत राणा ने कहा कि 15 मिनट नहीं, बस 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दीजिए। बड़े और छोटे भाई कहां से आए, कहां चले गए, किसी को पता नहीं चलेगा। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े में ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। तो देखिए, आपने सुना, अब यहाँ पर नवनीत राणा वही बयान दोहरा रही हैं जो 12 साल पहले छोटे ओवैसी ने दोहराया था। अब असदुद्दीन ओवैसी को एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया है। एक बार फिर ये बताने का मौका मिल गया है कि इस देश का मुसलमान कितना खतरे में है। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 15 सेकंड में क्या मुख्तार जैसा हाल कर देंगे, क्या अखलाक जैसा हाल कर देंगे, जगह बता दीजिए, हम खुद पहुंच जाएंगे। ये ओवैसी ने कहा है। आपको सुनवाते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए क्या कहा। साहब, जो कुछ नवनीत राणा ने बयान दिया है उस पर सबसे पहले आपकी क्या बोले वो नहीं मालूम है। मैं 15 मिनट 15 सेकेंड उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है। हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है, करिए आप। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना। बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। करिए, क्या है ये? कोई अब देखिए, वैसे ये कह रहे हैं कि आपको जो करना है आप करिए। आपको 15 मिनट चाहिए, 15 सेकंड चाहिए, आपको 1 घंटा चाहिए, हम आपको देंगे। आप बताइए कि आप हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। दरअसल ये पूरी की पूरी लड़ाई 40 साल का जो दबदबा हैदराबाद में ओवैसी परिवार का है उसे खत्म करने का है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने अपनी फायर ब्रांड नेता जो कि हिंदुत्व की कट्टर छवि के लिए जानी जाती हैं, माधवी लता को मैदान में उतारा है और उन्हीं के समर्थन में प्रचार करने के लिए नवनीत राणा पहुंची। उन्होंने कहा कि अगर दम है तो वैसे हैदराबाद से बाहर निकलकर चुनाव लड़कर दिखाएं, क्योंकि अपने घर में तो सभी शेर होते हैं। माधवी लता जी जिस तरीके से शेरनी बनकर एक खानदानी परंपरा के सीट पर लड़ रही है और कांग्रेस भी एक डमी कैंडिडेट देते हैं MIM को सपोर्ट करने के लिए, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, दूसरे के यहाँ से लड़के ओवैसी जी ने देखना चाहिए कि असली ताकत क्या होती है। पर माधवी लता जी के सपोर्ट में जिस तरीके से सभी विचारधारा लेके जो हिंदुस्तान के साथ हैं, जो हिंदुस्तान को अपना आस्था मानते हैं, जिस धरती पे हम रहते हैं उसकी पूजा करते हैं, वो सभी मतदार इस बार माधवी लता जी को मतदान हैदराबाद में करेंगे। और आने वाले समय में जब मतदान होगा तो मेरी पूरी उम्मीद है कि माधवी लता जी जरूर हैदराबाद को पाकिस्तान होने से रोकेंगी और पार्लियामेंट को हैदराबाद के विकास के लिए जरूर काम करेंगे।
तो नवनीत राणा जो अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं, वो भी अपनी हिंदुत्ववादी छवि बनाने की कोशिश कर रही हैं और हैदराबाद के गढ़ में ललकारती हुई नजर आ रही हैं असदुद्दीन ओवैसी को। अब जो 15 मिनट और 15 सेकंड के बीच की जो लड़ाई छिड़ी हुई है, उस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई और 15 मिनट वाला बयान छोटे ओवैसी ने क्या दिया था, वो क्या पूरा मामला है, आइए आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए 12 साल पहले बयान दिया गया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो तो बता देंगे कौन ताकतवर है। ये अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया था जिस पर खूब बवाल हुआ था। 100 करोड़ पर 25 करोड़ भारी पड़ेंगे और उसी बयान को आधार बनाते हुए नवनीत राणा ने ये जो 15 मिनट का जो जवाब है वो 15 सेकंड में दिया है और कहा है कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो, पता चल जाएगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। आपको आइए साल 2012 का अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर काफी बवाल हुआ था और मुश्किलें बड़ी थी छोटे ओवैसी। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। तो देखिए हिंदू मुसलमान खुलकर इन चुनावों में किया जा रहा है और अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली का क्या माहौल है और दिल्ली में लोग क्या सोच रहे हैं, ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। क्या नाम है आपका अंकल? देवेंद्र कोहली। अच्छा कोहली जी यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, आपने तो यहाँ कई सांसद देखे, आपकी जो पिछली सांसद थी मीनाक्षी लेखी, कैसा काम किया था? नहीं काम किया है, पर लोगों के निगाह में क्या होता है कि नजर नहीं आई। उनको ये नहीं पता होता कि एमपी का जो काम होता है ना वो हाई लेवल का होता है। वो निगम पार्षद का काम नहीं है कि वो तुम्हें सड़कों में नजर आए। उसके बजट से सारे बजट मेरे हिसाब से पूरे हुए हैं। अब लोग जो कह नजर नहीं आई, वो नजर कहाँ से आएगी भाई? जैसे दिल्ली पुलिस में एक बीट वाला संभालता बाजार को, उसके बाद कोई हादसा हो बड़े अफसर आते हैं फिर। अच्छा बताइए केजरीवाल मुद्दा है इस चुनाव में कि नहीं? उनका जेल जाना मुद्दा है कि नहीं? नहीं, केजरीवाल अपनी जगह, वो कोर्ट का काम है, उसका मुद्दा में क्या क्यों गिनते हो आप? वो जो उन्होंने पार्टी कहती है ना कि जानबूझकर डाल दिया जेल में। नहीं, वो पार्टी तो कुछ ना कुछ कहेगी। जानबूझ के होता तो इतने दिन जेल में नहीं रहते। ये कोर्ट है, कोर्ट जो उनकी फेवर में करे तो कोर्ट ठीक है, कोर्ट उनकी फेवर में नहीं करे तो कोर्ट गलत हो जाती है। अब कल देखो क्या होता है, हर चीज देख के कानून के हिसाब से। बांसुरी स्वराज पर यकीन है कि सोमनाथ भारती? बिल्कुल बांसुरी स्वराज पे यकीन है। वो काम करने वाली ऐसी है, उसकी जो मदर थी ना पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया, दुनिया को कष्ट से कष्ट दिनों में निकाल के लाई है। तो वही बेटी है, वही भांजी है, वही वो क्या कहे। ठीक है, बेटी वाला प्यार दे रहे हैं आप। बताइए क्या नाम है? मेरा नाम रीमा शाह है। आप यहीं के रहने वाले? नहीं, हम झारखंड से आए। झारखंड से आए। झारखंड का और यहाँ का मुद्दा तो सेम है। वहाँ हेमंत सोरेन जेल चले गए, यहाँ केजरीवाल जेल चले गए। आपका क्या मुद्दा है वोट देने का इस बार? मेरा मुद्दा तो है कि हम तो भाजपा को ही जिताएंगे। क्या ऐसा काम किया भाजपा ने? मेरे नज़र में तो बहुत सारे काम किए हैं, गरीब लोगों के बहुत सहायता किए हैं। राशन एक मुद्दा है। हाँ मुद्दा है, राशन की भी चर्चा है और इसके साथ ही साथ बांसुरी स्वराज की भी दिल्ली में चर्चा है। ये तो बात रही दिल्ली की, लेकिन देखिए दिल्ली की तपती गर्मी तो सियासी पारा भी बढ़ा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ संजय राउत की, जिन्होंने विवादित बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। संजय राउत ने कहा है कि औरंगजेब को महाराष्ट्र की धरती में गाड़ दिया, नरेंद्र मोदी तू क्या चीज है। संजय राउत यही नहीं रुके, बाकायदा इतिहासकार की भूमिका निभाते हुए मोदी को औरंगजेब के गांव का संजय राउत ने बता दिया और कहा कि औरंगजेब की मिट्टी से 2 व्यापारी आए। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला म्हणून महाराष्ट्राला इतिहास आहे। आणि हा जो औरंगजेब आहे त्याचा जन्म गुजरातमध्ये झालाय, पहा इतिहास। त्याच्यामुळे ती माती जी आहे ती औरंगजेबाची माती आहे आणि त्या मातीतले हे 2 व्यापारी। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत।
पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय. 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे. तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कोण है? तू कोण आहे? हा मराठ्यांचा इतिहास आहे, मराठी माणसाचा इतिहास आहे. तुम्ही जेवढे आमच्या अंगावर आहे तेवढे आम्ही उसळून उठू आणि या महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाच्या रक्षणासाठी लढत राहू. तो देखिए, अब संजय राउत का जो बयान है वो विवादित बयान है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्हें जमीन में गाड़ने की बात जो है वो संजय राउत की तरफ से की गई है. महाराष्ट्र की इस राजनीति का देश पर क्या असर पड़ रहा है, दिल्ली में क्या असर पड़ रहा है, करते हैं बात. क्या नाम है भैया आपका? राहुल, मोदी जी के लिए कहा जा रहा है महाराष्ट्र में कि आपको जमीन में गाड़ देंगे. ऐसी राजनीति सही है इस देश में? नहीं, गलत है. संजय राउत कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी. नहीं, गलत है. गलत है. कौन आपके मुद्दों की बात कर रहा है? कौन सी पार्टी? भैया सब पूछो. कौन सी पार्टी आपके मुद्दों की बात कर रही है भैया? है तो यहाँ ये आ गया, ये जरा जी. कौन आपके मुद्दों की बात कर रही है? बीजेपी. मोदी जी को लिए कहा जा रहा है कि आपको जमीन में गाड़ देंगे महाराष्ट्र. अरे वो तो सपने सब देखते हैं, सच का कितने होते हैं ये देखा जाता है. सपने क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या मोदी जी ने कर दिया आपके लिए? मोदी जी ने क्या नहीं किया हमारे लिए? एक काम तो बताइए. कोई भी काम ले लो आप, चाहे धार्मिक से लेके और आपके क्या मतलब है, सड़क हो गए, उसके बाद रेल डिपार्टमेंट ले लो, उसके बाद राशन गरीबों के, धारा 370, 3 तलाक, और क्या क्या चाहिए आपको. अब तो हिंदू मुसलमान हो रहा है इन चुनावों में. कोई मतलब ही नहीं, वो तो सिर्फ अपने नाम के लिए जता रहे. इनको कांग्रेस या अन्य पार्टियों को अपने लिए जीत नहीं चाहिए, मोदी के लिए हार चाहिए. चाहे उनको ये नहीं पता हो कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इससे मतलब नहीं है, बस बीजेपी हारनी चाहिए, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है. ये सातों की सातों सीट इस बार जीतेगी बीजेपी की? नहीं जीतेगी? पक्का 100% है. जीतेगी. 100% है. केजरीवाल का कोई प्रभाव नहीं? कोई मतलब नहीं है. अब देखिए, केजरीवाल की चर्चा तो है दिल्ली में, क्योंकि केजरीवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री भी. भैया क्या नाम है आपका? यहीं के रहने वाले हैं जी. क्या इस बार दिल्ली के चुनावों में लग रहा है आपको? बीजेपी क्यों लग रही है? बीजेपी ने काम करे. बीजेपी ने काम किया. मोदी जी के लिए तो महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि उन्हें कब्र में गाड़ देंगे, जमीन में गाड़ देंगे. वो कोई एक दो बंदे कहते ही हैं जो पार्टी विरोधी होते हैं, बाकी तो काम कराई है. इसको गाड़ देंगे, जो उनको गाड़ेगा ना हम इसको गाड़ देंगे. मैडम जी, हम बाहर जाते हैं, हमारे से पूछो कि मोदी जी ने क्या किया. मैं 50 साल से दुबई और ईरान में रह रहा हूँ. जो हमारी इज्जत आज है ना फॉरेन कंट्रीज में, वो पहले कभी नहीं थी. बाकी मोदी जी कोई खुदा तो नहीं है, भगवान तो नहीं है कि सारा कुछ एक रात में मैजिक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा. जो 70 साल में नहीं हुआ ना, वो 14 साल या 15 साल में हुआ. हमें ये जितने खड़े हैं ना, सब दुआ देंगे. बाकी अपोजिशन तो कहेगी जी लाली का कीड़ा, जो मुझे पता, मैं ज़्यादा सुनता नहीं हूँ. संजय राउत जी हैं, उन्होंने औरंगजेब से तुलना करते हुए कहा कि जैसे औरंगजेब को मिट्टी में मिलाया ऐसे उन्हें गाड़ देंगे. अच्छा बताइए, 70 साल जो राज थे वो किसकी औलाद है? बताइए ना. जो 70 साल से वो जो राज की है वो किसकी औलाद है? तो की औलाद है. यानी आपको लग रहा है इस बार बीजेपी की सरकार फिर आएगी? मेरा बस चले तो 500 वोट ले जाए वो. 500 वोट ले जाए वो. अब देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र चर्चा देखिए पूरे देश में होती है और इसीलिए सियासत में ऐसे बयान भी दिए जाते हैं. अब देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को जोरदार अटैक किया है और कहा कि देश को कांग्रेस. पर आपको बता दें, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, विवादित बयानों की लिस्ट और ज्यादा बढ़ रही है. संजय राउत ने पीएम मोदी पर अटैक किया है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर अटैक किया. इस वक्त की बड़ी खबर, योगी ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान से साफ है कि कांग्रेस रंग और चमड़ी के आधार पर देश को बांटना चाहती है. प्राप्ति की अतिलिप्सा 1947 की भारत के विभाजन की त्रासदी के लिए जिम्मेदार है. आजादी के बाद भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है. पश्चिमी भारत को किस रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, रंग और चमड़ी के आधार पर,
देश के किस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश ये हो रहा है, ये सचमुच बहुत खतरनाक मंशा कांग्रेस की दिखाता है।